साखरबावली दर्गा येथे पैशाचा गैरउपयोग झाल्यामुळे वक्फ अधिकारी यांची दर्गा येथे दस्तऐवजाची केली पाहणी. वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूर तालुका अंतर्गत गिरड साखरबावली येथे दर्गामध्ये काही वर्षापूर्वी प्रशासक म्हणून करीमुद्दीन काझी यांच्याकडे हा दर्गा होता व त्यांनी या दर्ग्याचे विकासाकरता गिरड येथील भारतीय स्टेट बँकामध्ये अंदाजे 30 लाख रुपये रक्कम जमा करून ठेवली असता काही दिवसानंतर मुतवली वाहिद अली यांच्याकडे या दर्ग्याचा कारभार आला असता त्यांनी या पैशावर डल्ला मारून दर्ग्याचा काही विकास न करता स्वतःचा विकास केला व दर्ग्याची दुरवस्था झाली व भाविकांना संडास बाथरूम करता उघड्यावर शौचालय करता दर भटकावं लागत असून याकडे चेअरमॅन मुतवली वाहिद अली यांनी सर्रास दुर्लक्ष केले आहे. हजारो वर्षापूर्वीपासून प्रसिद्ध असलेला दर्गा हजरत बाबा शेख फरीद या दर्ग्यावर भाविक आपल्या मनोकामना पूर्ण करण्याकरता येत असतात व आपल्या इच्छेनुसार दर्ग्याला देणगी देऊन जात असतात. इथे भाविकांची कोणत्याच प्रकारे सुविधा न करता हल्ली मुतवली चेअरमॅन यांनी याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले असता हा विषय खूप गंभीर असून याकडे गावातील लोकांनी लक्ष केंद्रित करून वक्फ बोर्डाकडे या प्रश्नाची चौकशी करण्याकरता वारंवार अर्ज करून वक्फ बोर्डाला योग्य तो निर्णय द्या अशी मागणी केली असता तक्रार करत त्यांच्या मागणीला यश आले आणि तो दिवस उजाडला. दिनांक 13 मार्च 2025ला वक्फ अधिकारी दर्गा शकरबहली येथे आले असता चेअरमॅन यांच्यासोबत व पैशाच्या विषयावर चर्चा करून दर्ग्याचे रेकॉर्ड तपासणी करता सुरुवात झाली व 2024 व 25चा रेकॉर्ड एका दिवशी तपासून होत नसून हे सर्व रेकॉर्ड वक्फ अधिकारी यांनी नागपूर येथे वक्फ ऑफिसला या सर्व पैशाच्या हिशोबाचे ऑडिट नागपूर येथे करून असे सांगितले व यामध्ये दर्गा चेअरमॅन दोषी असल्यास योग्य ती कार्य करून असे आश्वासन यावेळी तक्रारकर्त्यांना दिली. वो टाइम पे पीआई कौन था? पीआई ठाकुर थे, रिटायर्ड हो गए। तो उनको लीगल नोटिस भेजा गया कि आपने कार्रवाई नहीं की, आप पर एफआईआर दाखिल किया जाएगा कोर्ट के थ्रू। वो घबरा गए, उन्होंने दोनों पार्टी को बुलाए, दोनों पार्टी का सबमिट हुआ। पीआई ने मेरे को फ़ोन किए, पीआई ने मेरे को वहाँ यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर करके अपॉइंट किए। पुलिस को ये करते नहीं आता, ये इलीगल है पूरा। मैंने वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म किया। वैसे भी सर, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रहती है, ऐसा वाद विवाद जहाँ चलता है वहाँ पे वक्फ बोर्ड कमेटी तुरंत बनाता है जी। उसके बाद मैंने वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म किया, वक्फ बोर्ड ने मेरे को ऑर्डर दी और मेरे को परमिट दी। ओके, मैंने इनको 21 दिसंबर 2021 को पोजीशन दिया। ओके, जब मैंने पोजीशन दिया है इनको तो अकाउंट में कम से कम 30,50,000 रुपये जमा थे। वो पैसा इसलिए जमा रखा गया था कि बाजू का जो खेत है, ये खेत खरीदेंगे, गायों के लिए यहाँ कुछ व्यवस्था की जाए, इसलिए पैसा जमा करने का मकसद वो था। ये आए, इन लोगों ने अपने हिसाब से पूरा काम किया। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जब बॉडी को चार्ज दिया गया, जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से, पूरा पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया गया, प्रोग्राम चॉकआउट था पूरा कि भाई ये क्या बोलते हैं उसको, वोटर लिस्ट कब बनाना है, तो किसी के ऑब्जेक्शन आए तो उसमें से नाम कब निकालना, उस हिसाब से पूरा इलेक्शन हुआ। इसके बाद में मेरे पीरियड में यहाँ 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, जिसमें एक हॉल था, टॉयलेट बाथरूम था और रोड का वाइंडिंग था। वो जो अप्रोच रोड है वो अप्रोच रोड से वाइंडिंग हो गया था। मैं जब तक था तब तक जो काम हुआ मेरे बाद में काम बंद हुआ, कोई भी फॉलोअप नहीं किया गया, कोई भी पाठ पूरा नहीं किया गया। तो हमारे साथ यहाँ पे सुनिए ना, पूरा सुनिए आपने, देखो पूरी डिटेल सभी लिखी बताइए। हमने बहुत लगन से और बहुत मेहनत से इतना पैसा जमा किया वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ये 4 दीवार ये 21 जगह दरगाह की है, ये जगह भी दरगाह की नहीं है। और कोई भी कंस्ट्रक्शन करने का है या कोई भी काम करने का है तो मैनेजिंग कमेटी का ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। बराबर। और मैनेजिंग कमेटी का ठहराव लेने के बाद में हम इस तरीके का काम कर रहे हैं, इसकी मालूमात वक्फ बोर्ड को देना जरूरी है। कंपलसरी, बिल्कुल कर नहीं सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हुई ही नहीं। अगर मेरे को अगर लोन लेना है, मैं भी एक ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, मेरे को अगर लोन लेना है 1,00,000 2 लाख रुपए, तो सबसे पहले मेरे को तो वक्फ बोर्ड की परमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल लोन रिफंड करना है उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, मनमानी कारोबार नहीं करना। बिल्कुल सही। तो आपका कहना ये है कि वक्फ बोर्ड को बिना मालूमात दिए ये सब यहाँ पे काम हुए। ये सब और जैसे कि सुनिए पूरा सुन लीजिए आप। इसके पहले मेरे रेजिम में क्या होता था, यहाँ जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको पेमेंट कटोरे में से दिया जाता था। वो टॉयलेट बाथरूम की सफाई हफ्ते में एक बार होती थी, 7 या 8 महीने तक, बाकी तो फ्लैग रहता, वो सब कटोरे में से पेमेंट दिया जाता था। मेरे पहले जो इलेक्टेड कमेटी थी, इलेक्टेड कमेटी भी ये जो सारे पेमेंट्स है ये सारे पेमेंट कटोरे में से करते थे। मस्जिद के पेशीमान का पेमेंट भी कटोरे से किया जाता था, है जो पेशीमान साहब है क्या? पेशवा साहब अंदर है ना। तो ये सारे इखराजात जो है ये सब कटोरे से होते थे पिछले साल में, बैंक अकाउंट से नहीं होते थे, और अभी सब बैंक अकाउंट से। तो आपका कहना ये है कि जो बाहर की जो आवक आती थी उसमें हम बाहर का काम करते थे, वो वो बहुत से काम बचा हुआ जो है वो हम सेविंग बल गया, लाइट गया, उसके लिए कहाँ मीटिंग लेंगे? हाँ, तो संडे को जो गंदगी होती मंडे को साफ करना है, स्वीपर को जाना, 400-500 देना, साफ सफाई हो गई। ये ग्राउंड की साफ सफाई होती थी इसमें। मुझे ये बताइए, जैसे फिर ये जो कमेटी का कार्यकाल 3 साल का हुआ, इसके अंदर में जो वक्फ बोर्ड का जो हिसाब रहता है वो पेश किया जाता है, वो कुछ हिसाब वगैरह एफिडेविट अभी वगैरह सबमिट किए उन्होंने 2 साल का, तो 9 महीने मैंने दिसंबर 21 में चार्ज दिया, जनवरी 22, फरवरी 22 और मार्च 22, ये 3 महीने का और वो 9 महीने का ऐसा उन्होंने ऑडिट कर दिए। और ये 3 महीने का स्टाफ सैलरी 1,99,000 है, कोई मजाक नहीं है। 1,99,000 स्टाफ सैलरी मजाक है? ये जनता का पैसा है। तो हमारे साथ यहाँ पे वक्फ से आए हुए नागपुर के कर्मचारी मौजूद है, तो उन्होंने यहाँ पर हाल देखा जाना, तो हम उनसे जानेंगे कि इसमें क्या आगे जो कार्रवाई होंगी किस हिसाब से होंगी। मैं बैठूंगा थोड़ा जिला अधिकारी वर्धा, मुझे यहाँ पे 64 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र स्टाफ मंडल उनका आदेश मिला था। उसके हिसाब से यहाँ पे 64 के अंतर्गत मिस एप्रोप्रिएशन की कार्रवाई चल रही है। इसी के बीच में दरगाह के मुतवल्ली वाहिद अली के द्वारा हमारे ऑफिस में ऑडिट पेश किया गया 2 साल का, क्योंकि 64 की कार्रवाई चल रही है तो हम बिना ऑडिट क्रॉस वेरिफिकेशन किए ले सकते हैं। इसलिए उसी की क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए मैं यहाँ पे आया था आज, कि जो बाकी लोग हैं तकरारदार है, और उसी के लिए मैंने आज कैसा है, ऑडिट काफ़ी बड़ा है इनका 2 साल का, तो सारे ओरिजिनल वाउचर्स चेक करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैंने यहाँ से जितने उनके बिल्स है, ओरिजिनल कैश बुक वगैरह और वाउचर्स वगैरह जो भी संबंध दस्तावेज ऑडिट के लिए लगते हैं, वो सब अपने ताबे में ले लिया हूँ। ये मैं ऑफिस में बैठ के वेरीफाई करूँगा, क्रॉस चेक करूँगा, और जो भी रिपोर्ट के अंदर तथ्य निकल के आते हैं वो कॉन्फिडेंशियली मैं महाराष्ट्र राज्य मंडल को भेजूँगा इस बारे में कार्रवाई के लिए। तो मुझे बताइए सर, ये जो 3 साल की कमेटी का कार्यकाल रहा, इसके अंदर में आप जो बता रहे आपने कार्रवाई लीगली जो कार्रवाई होती है, और इसमें अगर कोई गुनहगार साबित होता है तो उस पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी क्या? होती है उस पर आईपीसी कार्रवाई तो अपनी जगह पे है। महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल 65 के अंतर्गत अगर ऐसा कुछ मिलता है मिस एप्रोप्रिएशन कि मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, पैसों की हेरफेर हो रही है, तो वक्फ बोर्ड डायरेक्ट अपने अंडर ले सकता है। वो है सर 65 में प्रावधान भी है ना सर? जी 65 के प्रावधान के आधार पर जी। लेकिन ये सब निकलना चाहिए, ऑन पेपर सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। ओके जितने भी लोगों ने कंप्लेंट्स किए उनके कंप्लेंट के आधार पर चौकसी की जा रही है। जी। जो भी चीज़ सामने आती है वो वक्फ बोर्ड की तरफ प्रस्तुत की जाएंगी। आगे सारा अल्टीमेट पावर वक्फ बोर्ड के पास में होता है, वक्फ बोर्ड अपने नियम के हिसाब से डिसीजन लेगा। और कुछ पूछना है मोहसिन भाई मेरे को? और कोई टाइम हो रहा है मेरे को। जी बिल्कुल। मोहसिन भाई वो ले ले मेरा हो गया आप ले लेना पूरा। तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूदा वक्त के अध्यक्ष मौजूद हैं यहाँ के,